आज हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका एक लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव है, श्री हरि बाबू कमनपति जी का मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे कल पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला और उनकी दिव्य अद्भुत ऊर्जा का अनुभव भी किया। उनकी प्रेरणा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से हम इस भारत के भविष्य को उज्जवल, समर्थ और विकसित भारत बनाने के सपनों को पूरा करेंगे। पिछले 2 दिनों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संसदीय समिति के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक सार्थक चर्चा की, एक रचनात्मक चर्चा की और किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हम इस वर्ग के कल्याण और कल्याण के साथ उनको आत्मनिर्भर और उनके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। ये 2 दिन का सम्मेलन महत्वपूर्ण विचारों, अनुभव, नए इनोवेशन, साझे प्रयासों से हम संसदीय समितियों के माध्यम से एक रचनात्मक दिशा और रचनात्मक विचार के साथ इन वर्गों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और किस तरीके से उनकी योजनाओं के माध्यम से उनको जो संविधान के अधिकार मिले, विधायी अधिकार मिले, उन संविधान के अधिकार, विधायी अधिकारों के संरक्षण के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं को आमूलचूल जमीन पर लाकर उनके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन करने का संकल्प और लक्ष्य हमने तय किया है। और इसी सम्मेलन का जो परिणाम निकलेगा, जो हमारे अभी के इस समिति, संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री फंगल सिंह कुलस्ते ने कहा कि जो विचार साझा हुए हैं, जो नवाचार, जो अनुभव अलग अलग संसदीय समितियों ने किए हैं, उन साझे विचारों और साझे अनुभव के साथ हम भुवनेश्वर एजेंडा 2025 जो देश के अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एक ऐसा रोड मैप बनेगा कि हम 2047 तक जो बाबा साहब अंबेडकर का विचार था, एक समतापूर्वक, एक न्यायपूर्ण, समावेशी समाज का निर्माण
उसको निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। चाहे केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार हो, चाहे राज्य की अपनी अपनी सरकारें, सब सरकारें प्रयास कर रही है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकतम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उन योजनाओं का लाभ उनको ठीक से मिले। इसके लिए राज्य और केंद्र की संसदीय समितियां समय समय पर सरकार की योजनाओं की समीक्षा करती है, बजट आवंटन की समीक्षा करती है, उनके संवैधानिक और विधायी अधिकारों के संरक्षण की समीक्षा करती है और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर उनकी योजनाओं के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनके सामाजिक आर्थिक क्या परिवर्तन हुए और आज की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी योजनाओं में क्या परिवर्तन करती है, इसके लिए भी आपके 2 दिन के अनुभव निश्चित रूप से सरकार को एक रचनात्मक सुझाव देंगे। हमारी संसदीय समितियां किसी सरकार की आलोचना के लिए नहीं है। हमारी संसदीय समितियां एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी विधानसभा के उस लोकतंत्र के स्तंभ की तरह है, जहां लोकतंत्र में जो संवैधानिक अधिकार मिले, जो विधायी अधिकार मिले, जो उनके कल्याण की योजना है, उनके जमीनी स्तर पर उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है और आवश्यकताओं के अनुसार क्या योजनाओं में परिवर्तन करना है, उसके रचनात्मक सुझाव भी संसदीय समितियां सरकार को देती है। और जिस मद के लिए बजट का आवंटन हुआ है, उस मद में व्यय हो रहा है, नहीं हो रहा, उस मद के दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, उसकी भी समीक्षा संसदीय समिति करती है ताकि कार्यपालिका में पारदर्शिता आ सके, शासन में जवाबदेही और कार्यपालिका में पारदर्शिता, ये लोकतंत्र के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है। और इसीलिए आजादी के 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमें इसी चर्चा संवाद के साथ, इसी अनुभवों को साझा करते हुए, बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करते हुए हमने समाज में एक व्यापक परिवर्तन किया है। और मुझे आज खुशी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा आज शिक्षा के अंदर, व्यवसाय के अंदर, तकनीक के अंदर, नवाचार के अंदर, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल हो, भारत के युवा आज देश को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नौजवान जिसको आज पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, जब भी उसको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिला, सरकार का सहयोग किया, उसने देश और दुनिया के अंदर बहुत बड़ा योगदान किया है।
और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नौजवान शिक्षित हो, दीक्षित हो और उनके साथ बदलते परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी की शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा के लिए समय समय पर केंद्र और राज्य की सरकारों ने बजट का आवंटन भी किया है। और मेरा मानना है कि इन संसदीय समितियों को उसका व्यापक आकलन करना चाहिए कि हम एससी और एसटी के नौजवानों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर दें। शिक्षा व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व परिवर्तन के साथ उसके भविष्य का निर्माण भी करती है। और इसीलिए मेरा मानना है इस दृष्टिकोण से भी समिति को रचनात्मक सुझाव सरकार को देने की आवश्यकता है। यह समिति, केंद्र और राज्य की समिति आपस में लगातार विचार विमर्श करती रहे और जिन राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण की समिति नहीं है, मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, मैं भी आग्रह करूंगा कि उन विधानसभाओं के अंदर भी यह संसदीय समिति बने ताकि उनके राज्य में इस वर्ग के कल्याण के लिए व्यापक कार्य योजना बना सके और व्यापक समीक्षा की जा सके। ऐसे बहुत सारे सुझाव और विचार इस 2 दिन के अधिवेशन में आए हैं। मुझे खुशी है कि इस 2 दिन के अधिवेशन के विचार आने वाले समय के अंदर हम देश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के साथ उनके जीवन के अंदर नया बदलाव लाएंगे और बाबा साहब के अंबेडकर के विचार, उनके दर्शन का भारत बनाने में इन संसदीय समितियों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इस मौके पर विशेष रूप से इस 2 दिन के अधिवेशन में हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी को और हमारी संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 2 दिन तक इस सम्मेलन में सबके विचार जाने, अनुभव जाने और एजेंडा भुवनेश्वर 2025 बनाया। और उसके लिए हम सब राज्य सरकार, केंद्र सरकार से व्यापक चर्चा करेंगे ताकि एक ऐसा रोड मैप तैयार हो जिसमें इन वर्गों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के साथ उनको व्यवसाय तकनीकी के अंदर भी हम आत्मनिर्भर बना सकें। मैं इस मौके पर विशेष रूप से इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को करने में अपनी सहमति दी। और विशेष रूप से इस विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती सुरमा पहाड़ी जी, जिन्होंने इस सम्मेलन के आयोजित करने में विशेष योगदान नहीं दिया, उत्साह के साथ, नए विजन के साथ, नए विचारों के साथ भगवान जगन्नाथ की धरती पर एक नई ऊर्जा दी, नई कार्य योजना दी। मैं इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इस राज्य के एससी एसटी के चेयरमैन, उपसभापति जी, सभी विधान
सभा सचिवालय के सभी अधिकारीगण, राज्य सरकार की सभी एजेंसीज ने जिस तरीके का यहां पर इस समिति के सदस्यों के लिए व्यापक इंतजाम किया और हम सब पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से नई दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर इस आध्यात्मिक धर्म, संस्कृति और विशेष रूप से कला की धरती, भगवान जगन्नाथ की धरती से नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इस संकल्प के साथ कि आने वाले समय में विकसित भारत के अंदर जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो विचार दिया, जो दर्शन दिया था, उस विचार और दर्शन के संकल्प को पूरा करके हम राज्य और केंद्र सरकारें आपस में मिलकर इन वर्गों के कल्याण के साथ इन वर्गों के योगदान को देश याद करेगा। मैं पुनः विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय जगन्नाथ भगवान की जय।